अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंटरफेसेस इन सी शार्प। ठीक है, लेट्स गो विथ ओवर विजुअल स्टूडियो। ठीक है, हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। डेफिनेटली दैट्स अ .NET कोर कंसोल ऐप। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका पाथ दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके कंसोल ऐप नाम देके इंटरफेस। ठीक हो गया, एंड क्रिएट दिस। चल जनाब, अच्छा, अब आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करना है दैट इज़ इंटरफेसेस। इंटरफेस के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि इंटरफेस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। इंटरफेस की अगर मैं बात करूं तो इंटरफेस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास एक जनरल लाइफ के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास जैसे स्टाम्प पेपर होता है। स्टैम्प पेपर के अंदर दो बॉडीज़ या जितनी भी बॉडीज़ के दरमियान एग्रीमेंट हो रहा होता है, उन बॉडीज़ को उस एग्रीमेंट की एक एक शिक के बारे में पता होता है। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों बॉडीज़ के दरमियान पब्लिक होता है। ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाएं जिसके बारे में अगला बंदा हमें कहे नहीं भाई जनाब आपने ना इसकी ये जो क्लॉजेज है ना वो आपने पहली दो क्लॉजेज आपने नहीं पढ़नी और बाकी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वो मैंने प्राइवेट रखी हुई है। तो बंदा कहता है कि भाई मैं तो एक लाइन भी ऐसी एक्सेप्ट नहीं करूँगा जो मेरी एक्सेसिबिलिटी में नहीं है और जिसके बारे में मेरा माइंड क्लियर नहीं है। इट्स टू इम्पॉर्टेंट। सेम इसी चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं। तो इंटरफेस में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो दोनों बॉडीज़ जिसके लिए बनाया गया और जिसने बनाया है दोनों के दरमियान वो चीज़ क्लियर ना हो। इसका मतलब है कि इंटरफेस पब्लिक होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक होना चाहिए, इंटरफेस पब्लिक होता है। तो एक बात हमने सीख ली कि इंटरफेस के अंदर जो एक्सेस मॉडिफायर है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है। ठीक है, अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ और इस प्रोजेक्ट की जो टाइप है क्लास लाइब्रेरी .NET कोर। ठीक है, और इसको मैं मॉडल्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इसको मैं क्लास नहीं बनाता, इसको एक इंटरफेस बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ आई बैंक अकाउंट। क्या बना दिया, आई, लेकिन मैं इसका क्या करूँगा, दैट इज़ माई इंटरफेस। मैंने क्या क्यों नाम रखा है इसका, आई से नाम क्यों शुरू किया? दिस इज़ अ कन्वेंशन कि आपने जब भी इंटरफेस डिफाइन करना है तो उसके स्टार्ट में आई लगा दें। कन्वेंशन का मतलब है दीज आर द पेट रूल्स, सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स जिनको इस टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और वो देखते साथ समझ जाएंगे ये क्या है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मुझे कोई बंदा गार्ड की वर्दी में नज़र आया ऑफिस के बाहर, इसका मतलब है उस ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है ना? तो ये एक सीधा साधा सा सिग्नल होता है। ठीक है, या जो बंदा आप लेट से कहीं पे जाते हैं और दो बंदे वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, जी जी आए हैं, तो आपको साफ समझ आ जाती है कि ये रिसेप्शन के लिए खड़े किए गए हैं। ठीक है ना? तो इनको पता है मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो वो आपको आपकी एक जो मखसूस जगह होगी वहाँ तक आपको पहुँचाएंगे, जी यहाँ बैठे हैं आप। तो सेम थिंग गोज देयर, दीज आर द कन्वेंशंस। कन्वेंशंस को फॉलो करना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में, कन्वेंशंस को फॉलो ना करने का नुकसान लॉन्ग रन में होता है। या आप जिस वक्त कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ होते हैं, जिस वक्त आप ये कहते हैं कि नंबर ऑफ
कंपनीज या नंबर ऑफ डेवलपर्स एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, तो देन यू विल बी इन अ प्रोबेबली मे बी इन अ बिग ट्रबल इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, जिस वक्त आपके जहन से ये प्रोजेक्ट निकल ही गया होगा, चीज़ें आपके पास पता ही नहीं होंगी, तो अगर उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना हुई और डॉक्यूमेंटेशन भी स्टैंडर्ड पे ना हुई और ये कन्वेंशन फॉलो ना हुए, तो जिस डेवलपर के पास कोड जाएगा वो तो कोड देख कर ही एक दफ़ा तौबा तायब हो जाएगा। ठीक है, तो वी शुड बी वेरी मच क्लियर इन दैट कि जो चीज़ भी बनाएं उसको उस चीज़ की स्टैंडर्ड्स के अंदर रहते हुए बनाएं, ये अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, अब एक तो बात पहले ये पता चल गई कि इंटरफेस क्या होना चाहिए। इंटरफेस के अंदर कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता सिवाय पब्लिक के। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इंटरफेस के अंदर होता क्या है, इंटरफेस के अंदर लिखा क्या जाता है। मैं अगेन वापस आ जाता हूँ अपनी एग्जांपल के ऊपर, ओवर स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर के अंदर सिर्फ ये लिखा होता है ना कि इतने अरसे के बाद इतने पैसे दिए जाएंगे और फलां की मद में इतना दिया जाएगा, सिक्योरिटी इतनी होगी, एंड दिस एंड दैट ऑल दीज थिंग्स। ये तो नहीं लिखा होता ना कि ये पैसे कमाए कैसे जाएंगे, बिल्कुल नहीं लिखी होती। इसका मतलब है कि इंटरफेस के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट, इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इंटरफेस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कभी भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं होती, सिर्फ ये लिखा होता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू नहीं लिखा होता है इसके अंदर। हाउ टू डू कौन करेगा, जो इम्प्लीमेंट करेगा। बात समझ आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पर एक मेथड बनाता हूं उस मेथड को मैं कहता हूं बूल, रिटर्न टाइप बूल है, और मैं इसको कहता हूं विदड्रॉ, और मैं कहता हूं ये डेसिमल वैल्यू लेगा, डेसिमल टाइप की, और वेरिएबल का नाम अमाउंट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने पास मॉडल्स के अंदर। अच्छा, एक सेकेंड, इस फाइल का नाम भी मैं ये रख दूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके ऐड अ न्यू क्लास करता हूँ, और ये क्लास मैं बनाता हूँ। इस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ कि माई ओके सेविंग बैंक अकाउंट पब्लिक सेविंग बैंक अकाउंट दैट इम्प्लीमेंट्स आई बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये जैसे इनहेरिटेंस होती थी ना, ये उसी तरह इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ठीक है, कंट्रोल डॉट इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। आप लोगों ने अब यहाँ पर एक चीज़ नोट की होगी, कंट्रोल डॉट जो ही मैंने किया तो यहाँ पे इसके ना मेन्यू के अंदर दो ऑप्शन आई हैं। एक तो वो कह रहा है इम्प्लीमेंट द इंटरफेस, दूसरा वो कह रहा है इम्प्लीमेंट इंटरफेस एक्सप्लिसिटली। ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इशारा करता हूँ कि पीछे, यानी कि मैं अपने हाथ से आपको यूँ पीछे की तरह इस तरह सिग्नल दे दूँ तो आपको समझ आ जाएगा, या लेट से मैं आपको यूँ इस तरह सिग्नल दे दूँ, ठीक है, तो अगले बंदे को या आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बात कर रहा है, ये इम्प्लिसिट होगी। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कहीं पे खड़े होते हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं और कहीं पे बात हो रही है और कोई साथ खड़ा हुआ बंदा कोई थोड़ा सा लाउड भी बोल रहा है, तो हम उसे अगर देखते जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा देयर इज समथिंग जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस इज क्या है, इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कहते हैं। ये इम्प्लिसिट बिहेवियर होता है। एक्सप्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट ये होता है ऐसा नहीं करना आपने, ऐसा भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना, दिस इज एक्सप्लिसिट, या ऐसा ऐसा करना है, ये एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट चीज़ों को खोल के बयान किया जाता है। कब जिस चीज़ को आप खोल के बयान कर देते हैं, आप कहते हैं इस बारे में मैं बहुत एक्सप्लिसिट हूँ। इम्प्लिसिट का मतलब है इस बारे में मैं बिल्कुल इम्प्लिसिट हूँ, ये आपको पता है नॉर्म्स क्या हैं क्लास के। क्लास में बैठना है तो आपने आपस में बात नहीं करनी, आपने हमेशा ट्रेनर को या क्लास में जो भी स्पीकर होता है आपने उसको उसकी क्वेश्चन करना है, ताकि आपके क्वेश्चन से बाकी सबको फ़ायदा हो जाए। अगर आप लोग आपस में क्वेश्चन करेंगे, आपस में बात करेंगे, तो क्या करेगी वो चीज़ क्लास के डिसिप्लिन को भी ख़राब करेगी, नॉइस क्रिएट करेगी, और वो लोग जो कि समझना चाह रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। और मे भी हो सकता है कि आप आपस में जो बात कर रहे हैं वो गलत हो, वो कॉन्सेप्ट टोटली गलत हो।
आपने किसी और को आलम फाजल बना लिया है और आप उसके पीछे चल रहे हैं, पता ही चला कि उसका कॉन्सेप्ट गलत था, उसने आपको गलत चीज़ बता दी। तो ये आप जब क्वेश्चन पूछेंगे ट्रेनर से या ट्यूटर से या प्रेजेंटर से, तो क्या होगा, वो ओपन क्वेश्चन आएगा, तो जब वो आंसर करेगा तो ओपन ऑडियंस में आंसर कर रहा होगा, तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। और आपको एक तरह की ना एक ग्रीन जेस्चर मिलेगा, गुड जेस्चर मिलेगा आपको कि हाँ यार ये चीज़ अब ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे सुनने वाले 20 एक बंदे हैं तो और वो कह रहे हैं, तो 20 में से 2 तो ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने इस चीज़ पे कभी ना कभी काम किया है, या ये अगर काम नहीं भी किया तो ये बंदा 20 बंदों को बता रहा है, ठीक है ना। तो उन 20 में से कोई ना कोई बंदा तो अगले दिन पढ़ के आएगा और वो पूछेगा कि हाँ सर ठीक था या गलत था, तो उसकी वैलिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। तो दिस इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट डिफरेंस। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि आपको चीज़ों के बारे में पता है कि ऐसी ही होती है, ठीक है। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि आप कहते हैं नहीं बता दें आप क्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई इस क्लास में अगर किसी ने आना या जाना है ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है, तो डोंट डिस्टर्ब द क्लास, ठीक है। आप लोगों ने अगर बाहर जाना है तो बाहर जाएं, आराम से चुप करके उठ के बाहर चले जाएं और खामोशी से आके बैठ जाएं वापस, ठीक है। और लेट से अगर कोई बंदा लेट आता है, खामोशी से आके क्लास में इंटर और आराम से जाके अपनी सीट पे बैठ जाए, ठीक है। ये ना कहे कि जी सर मे आई कम इन, ये फलां, नो 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 नो, यानी कि दीज आर द, ये हम लोग सेट करते हैं वैल्यूज़। लेकिन कुछ क्लासेज ऐसी ही होती हैं जिसमें क्या होता है कि सर मे आई कम इन, टीचर कहता है नहीं आप लेट हैं बाहर में। ये क्या है, ये एक्सप्लिसिटली बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में ये डिफरेंस है, ठीक हो गया ना। तो अब एक्सप्लिसिट की बात जब मैं करूंगा, देखिए जब मैं इम्प्लिसिट, जब सिंपल इम्प्लीमेंट करूंगा इंटरफेस को, तो यहाँ पे इंटरफेस, चूंकि इस क्लास में एक इंटरफेस है, उस इंटरफेस के अंदर ये मेथड लिखा हुआ है, तो उसने कहा जी ठीक है ये विड्रॉ का मेथड और कहीं पर भी नहीं है इधर ना। लेकिन अगर आपको इस चीज़ का शक हो कि नहीं यार बात ये है कि ये मेथड या इस तरह का मेथड मैं चूंकि डिफरेंट इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, हो सकता है इस नाम का मेथड किसी और इंटरफेस में भी पड़ा हुआ है, तो मैं उस मेथड को एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंट करूँगा। मैं अब क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स, मैं दोबारा करता हूँ कंट्रोल डॉट। एक्सप्लिसिट जब करेंगे सबसे पहली बात यह कि उसका एक्सेस मॉडिफायर ख़त्म हो जाता है मेथड का। मैं एक काम करता हूँ कंट्रोल डॉट करके इम्प्लिसिट इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने के बाद इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि वी शुड हैव अ कंपैरिजन। कंट्रोल डॉट और ये कर देते हैं, नो वी हैव गुड टू गो। तो अब ये देखें क्या हुआ, सबसे पहली बात एक्सप्लिसिट करने से एक्सेस मॉडिफायर ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने इंटरफेस का नाम अपने मेथड के नाम से साथ लिख के एक्सप्लिसिटली बताया कि ये विड्रॉ किस इंटरफेस का है। अगर यहाँ पे दो हमारे पास इंटरफेसेस हों, ठीक है, अभी हम बात करते हैं उस पर भी, देन हाउ कैन वी डू दैट, हाउ कैन वी मैनेज दैट, कैसे करेंगे, फिर हम एक्सप्लिसिट की तरफ आ जाएंगे। अगर दोनों के अंदर विड्रॉ का मेथड है तो फिर विड्रॉ के मेथड को हम एक्सप्लिसिटली इंप्लीमेंट करेंगे, इम्प्लिसिट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो कहेगा मैं एम्बिगुअस हूँ कि ये विड्रॉ का मेथड किस इंटरफेस से आ रहा है। गॉट दैट। एम्बिगुअस का मतलब है कन्फ्यूजन। सर मुझे इस चीज़ की कन्फ्यूजन हो रही है कि आपने क्या कहा कि कल क्लास होगी या लैब होगी, ठीक है। अच्छा अगर दोनों होंगी तो सर टाइम बता दें काइंडली, दिस इज एम्बिग्विटी, ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन आता है, मैं कहता हूँ हाँ यार इसमें ऑप्शन ए भी ठीक हो सकती है और ऑप्शन बी भी ठीक हो सकती है, क्वेश्चन ऐसा हो गया, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं नहीं सर ये तो एम्बिगुअस हो गया ना, आप बताएं कि अगर मैंने ए टिक किया तो मेरा क्वेश्चन ठीक है या बी वाले का ठीक है, एम्बिग्विटी होगी। तो एम्बिग्विटी इसको बोलते हैं कन्फ्यूजन, नॉट क्लियर, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट अब हम लोग कहते हैं कि चलें जी ये चीज़ है, ये तो इंटरफेस के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई कि क्या इंटरफेस के एक तो पब्लिक होता है एक्सेस मॉडिफायर, दूसरा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना दो तरीक़ों से होता है, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। आई बैंक अकाउंट, तो मैं क्या करता हूँ बैंक अकाउंट की क्लास में जाता हूँ। अच्छा इसके अंदर आपने उसकी मेथड के साथ पब्लिक नहीं लिखा, मेथड के साथ पब्लिक नहीं लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा जाता। वही मैं बताने लगा हूँ कि इंटरफेस के अंदर चूंकि ये पूरा पब्लिक है तो बार बार पब्लिक डालना ज़रूरी भी नहीं होता और डाल सकते भी नहीं है। इंटरफेस के अंदर सिवाय पब्लिक के कोई एक्सेस मॉडिफायर होता ही नहीं है, तो एक बात याद रखनी है आपने, ठीक हो गया। जैसे विड्रॉ का मेथड है,
हाँ जी, ना 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 ना, इंटरफेस के साथ तो पब्लिक ही लिखेंगे ना। देखिए वही बात है, आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं 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 दूसरी कोई बॉडी नहीं पड़ेगी इसको, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ फिर? कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिक करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये इम्प्लिसिट हो जाता है कि इसके अंदर जितनी भी शिक्के लिखी हुई हैं, ये क्या है, ये क्लॉजेज हैं, वो पब्लिक हैं। जब आपने ये कह दिया कि यार ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये जो पेज पे कहानी लिखी हुई है ना, ये सारे पढ़ सकते हैं, तो सारे पढ़ने का क्या मतलब है? उसके अंदर अब बार बार लिखेंगे कि आप ये पहली शिक पढ़ सकते हैं, दूसरी शिक पढ़ सकते हैं, तीसरी नहीं। यार हमने बोल दिया एक दफ़ा कि ये पूरा कागज़ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी एक बात बताई थी कि जितनी भी चीज़ें बनी हैं दीज आर क्वाइट क्लियर, ठीक है। अच्छा ये बात क्लियर हो गई, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, ऑल गुड, शुड वी मूव ऑनवर्ड? गुड, ठीक है। अच्छा मैं अब ये करता हूँ, मैं फ़िलहाल इन दोनों को मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आई हैव अ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस। हम लोग क्या करते हैं, अब मैं उस चीज़ को लेकर आता हूँ जिस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेट्स से बैंक अकाउंट की इम्प्लीमेंटेशन थी हमारे पास, ओके, सेविंग बैंक अकाउंट था और करंट बैंक अकाउंट था, एंड वी हैव द यूटिलिटी डॉट सी एस, ठीक है। ये सारी हमारी चीज़ें थी ना, मैं इसको लेकर आता हूँ यहाँ पे, ये बात हमें समझ में आ रही है सही, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें की थी लास्ट टाइम, यानी कि हम लोगों ने इनहेरिटेंस की थी और हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो चीज़ें पढ़ी हमने, स्टैटिक की बात की, डायनामिक की बात की। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, क्या? फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या था? एब्स्ट्रैक्शन, ठीक हो गया ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है, उसकी हमने बात की थी। फिर हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात की थी, और प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी मैंने बताई थी। प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिस क्लास के अंदर कोई फंक्शन बॉडी नहीं होती, एवरीथिंग इज एब्स्ट्रैक्ट, एवरीथिंग इज एब्स्ट्रैक्ट, सब कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आने वाली क्लास में। इज इट क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट में और वर्चुअल में क्या डिफरेंस होता है? एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जो होती है, बेस क्लास में जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट होती है उसे इंप्लीमेंट करना डिराइव क्लास पे मस्ट होता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये मेथड, ये फंक्शन या वट एवर द थिंग प्रॉपर्टी अगर किसी बेस क्लास के अंदर वर्चुअल डिक्लेयर की गई है, इसका मतलब है कि डिराइव क्लास चाहती है तो इंप्लीमेंट कर ले, अगर नहीं चाहती तो नो वरीज एट ऑल, ऑप्शनल है। वरना नहीं होगी तो कौन सी डेफिनेशन यूज हो जाएगी? जो बेस क्लास में मौजूद होगी, पॉलीमॉर्फिक अप्रोच। अच्छा हम लोगों ने क्या किया था, सेविंग बैंक अकाउंट को बैंक अकाउंट से इनहेरिट करवा दिया था। अच्छा अब इंटरफेस के बारे में हमने एक बहुत ओवरव्यू सा पढ़ लिया। अब बात ये आती है कि व्हाई डू वी नीड इंटरफेसेस, क्या जरूरत पड़ी हमें इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करने की, कि जब हमारे पास इनहेरिटेंस मौजूद है, पॉलीमॉर्फिज्म मौजूद है, बड़े ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा अब बात करते हैं आगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूँ कि ऐसा करें कि आप लोगों ने एक क्लास, ये लेट्स से एक बैंक अकाउंट बनाना है, लेकिन ये जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है ना, ये दो टाइप के आपके पास बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट। आप कहोगे ठीक है सर ये तो बैंक अकाउंट से हमने इनहेरिट कर लिया, सारी चीज़ें बैंक अकाउंट में रख के इधर डाल दी। मैं कहता हूँ गुड। फिर मैं आप लोगों से ये बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यार लेट्स से कि मेरा जो सेविंग बैंक अकाउंट है इसके अंदर ना ट्रांसफ़र की फैसिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ट्रांसफ़र अमाउंट की फैसिलिटी होनी चाहिए। हम कहेंगे हाँ ठीक है, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ ठीक है यार ऐसा करें कि इसको इम्प्लीमेंट करके दें मुझे। क्या चीज़? इसको इम्प्लीमेंट, यानी कि अमाउंट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी, कि ट्रांसफरेबल होना चाहिए। तो जिस वक्त मैं ये कहूँगा ना कि ट्रांसफरेबल होना चाहिए, तो ये एक फीचर बन गया। ये क्या बन गया? फीचर बन गया। जिस वक्त हमारे पास ये छोटे छोटे फीचर्स होते हैं ना, और इन फीचर्स की डेफिनेशंस होती हैं, डिक्लेरेशंस होती हैं, और डेफिनेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाली क्लास इम्प्लीमेंट करेगी, तो हम कहते हैं ठीक है यार इन फीचर्स को इंटरफेसेस बना देते हैं, इंटरफेस बना देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट का मैंने नाम लिया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद ऐड अ न्यू क्लास, ओके, इनफेक्ट एन इंटरफेस, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आई ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट, ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट, ठीक है।
आई ट्रांसफर बैंक अकाउंट, और डेफिनेटली क्या करूँगा यहाँ पे इसको पब्लिक, दैट्स गुड, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ ये ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट है और इसके अंदर मैं क्या डालूँगा, इसके अंदर मैं सिंपल डालूँगा वॉइड, एक मेथड डाल दूँगा ट्रांसफ़र का, ठीक है, जो क्या लेगा, जो मेरे पास बैंक अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा, बैंक अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट लेगा। मैंने क्यों लिखा, अच्छा मैंने इस डेफिनेशन को ऐसे क्यों लिखा, मेरे जहन में क्या चीज़ें थी। एक बात याद रखनी है कि हमने अपने जहन में जो मेन फैक्टर रखना है दैट इज एक्सटेंसिबिलिटी। सॉलिड प्रिंसिपल हमारे जहन में होना चाहिए। सॉलिड, सॉलिड का मतलब है, सॉलिड का अगर मैं एस पकड़ लूँ, सॉलिड का मतलब, एस का मतलब है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि एक क्लास को सिर्फ एक काम करना चाहिए, एक क्लास को एक काम करना चाहिए। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि सर एक ट्रांसफ़र की फैसिलिटी थी, ठीक है, तो हम इसको सीधा सीधा यार ये जो मेथड है ट्रांसफ़र का, ये बैंक सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर एक मेथड बना के डाल दें। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार नहीं भाई, बात ये है कि अगर मैंने कल को इस ट्रांसफ़र की फैसिलिटी को करंट को भी देना पड़े तो ये मेथड उधर भी बनाएंगे, डिफरेंट अप्रोच से देना पड़े तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ यार बिल्कुल ये तो अब बात आ गई। तो इसका मतलब है कि ये जितनी चीज़ें, यानी कि अब ये देखो, सेविंग करंट बैंक अकाउंट को क्या करना चाहिए था, करंट का काम करना चाहिए था। सेविंग बैंक अकाउंट को सेविंग वाला काम करना चाहिए था, उसके अंदर सेविंग के फीचर्स नज़र आ जाए, उसके अंदर करंट के फीचर नज़र आ जाए। लेकिन इफ़ द करंट सेविंग बैंक अकाउंट should or may have the facility of the transfer the amount between two types of the accounts to same type of the account to saving type bank accounts may transfer the amount between them, ठीक है। देन क्या करना पड़ेगा हमें, उस केस में फिर हम कहेंगे अच्छा यार क्योंकि ये जो सॉलिड का जो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं इसमें जो एस है ना, ये कहता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है ये जो ट्रांसफर है ना, ये अलग से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे, ये अलग से एक फीचर है, फीचर को अलग निकाल लो, ठीक है। अच्छा आप कहते हैं सर फीचर को मैं अलग निकाल लेता हूँ, मैं एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता हूँ और ये जो सेविंग बैंक अकाउंट है ना, इसको दोनों क्लासेस से इनहेरिट कर दूंगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या बहुत से ऐसे इनके हमारे पास कोलीग्स हैं जो क्या करते हैं, जो कहते हैं नहीं भाई हमने तो C++ के अंदर ना और C के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस दो कंक्रीट क्लासेस से मिलकर बन जाती है। इफ वी हैव अ क्लास A and class B and another class C, class C is derived from the class A and class B, तो वो कहते हैं ये पॉसिबल है, C क्लास दो क्लासेस से इनहेरिट हो सकती है एट द सेम टाइम। C शार्प कहती है नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, आप एक कंक्रीट क्लास से डिराइव करेंगे और बाकी एज अ फीचर एज एन इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकती जैसे C++ के अंदर होती है। इज इट क्लियर। अब हम लोग कहते हैं कि आई ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट का, अच्छा अब मैं जो डिस्कस कर रहा था कि मैंने इसको ऐसे क्यों रखा, तो मुझे तो चाहिए था ना कि ट्रांसफ़र का फीचर है तो इसके अंदर मैं सीधा सीधा बैंक अकाउंट के बजाय सेविंग बैंक अकाउंट डाल दूँ, मैंने तो ऑपरेट ही सेविंग पे करना है। मैं इसको क्यों ले गया हूँ, इसकी पेरेंट क्लास की तरफ क्यों ले गया हूँ, उसको खींच के मैं पेरेंट क्लास की तरफ इसलिए ले गया हूँ कि कल को हो सकता है कोई और बैंक अकाउंट की टाइप बनानी पड़ जाए जो बैंक अकाउंट से इनहेरिट हो रही हो, तो मुझे अपने ट्रांसफ़र का मेथड भी उसको देना पड़ जाए, आई ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट का फीचर उसे देना पड़ जाए, तो मैं तो एक मुसीबत में पड़ जाऊंगा। आप समझ आइए ना कि यहाँ पर ट्रांसफ़र के दो मेथड बनाऊंगा, फिर एक ट्रांसफ़र सेविंग अकाउंट और एक तो बनाऊंगा ट्रांसफ़र फला अकाउंट, जो भी बनेगा XYZ अकाउंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ट्रांसफ़र के अंदर जो ऑब्जेक्ट पास किया वो उसकी टाइप क्या दे दी, पेरेंट टाइप की, जो भी डिराइव टाइप होगी वो इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से मैनेज हो जाएगी। इज इट क्लियर। पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहती है, द पेरेंट क्लास कैन होल्ड द रेफरेंस ऑफ द चाइल्ड क्लास, दैट्स पेरेंट क्लास। इज इट ओके, शुड वी मूव ऑन। ओके, अब मैं आता हूँ अपनी सेविंग बैंक अकाउंट की तरफ, और सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर मैं ये कहता हूँ कि भाईजान ऐसा करो
आई ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट, ये इंटरफेस भी। अब देखो क्या किया मैंने, मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी थी ना, तो पहली क्लास डली हुई है, कॉमा डाल के अगली क्लास का नाम डाला, इनफैक्ट एक इंटरफेस का नाम डाला। जो ये इंटरफेस का नाम डाला तो इंटरफेस क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, कह रहा है भाई इसके अंदर मैंने जो चीज़ें लिखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कंट्रोल डॉट इम्प्लीमेंट, वही क्या करना है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ इम्प्लीमेंट करो, ये इम्प्लीमेंट करो जी। इसमें ओवर राइडिंग नहीं होती ना, इसमें तो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इंटरफेस में डिक्लेरेशन है, सिग्नेचर है, और इसमें डेफिनेशन है। वहाँ डिक्लेरेशन है, इधर डेफिनेशन है। उधर क्या है व्हाट टू डू, इधर क्या है हाउ टू डू। जो जो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा वो क्या लिखेगा, हाउ टू डू। ये इंटरफेस आई ट्रांसफर बैंक अकाउंट इधर डाला, डिफरेंट बिहेवियर लिख सकते हैं, उधर डालेंगे डिफरेंट बिहेवियर लिख सकते हैं। देखिए ना, चीज़ों को हमने सेपरेट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कहते हैं कि भाई हमने ह्यूमन बीइंग की क्लास बनानी है, आप ह्यूमन बीइंग की क्लास के अंदर आप ये लिखेंगे कि यार इसके दो हाथ होते हैं, दो आंखें होती हैं, एक नाक होता है, मुंह होता है, दो कान होते हैं। लेकिन ये जो कान होते हैं ये क्या करते हैं, लिसनिंग। तो लिसनिंग एज अ फीचर इंप्लीमेंट करेंगे ना, कि नहीं। देखिए जब मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा या मेरी क्लास बनेगी, ठीक है, तो उसमें लिसनिंग डिफरेंट फीचर्स के थ्रू आएगी ना। मेरी लिसनिंग कैपेबिलिटी, मेरी सोचने की कैपेबिलिटी, देखने की कैपेबिलिटी, ठीक है, डिफरेंट होंगी किसी और से। ठीक है, तो इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू लाएंगे ना। ठीक है, मैं कहता हूँ कि वो क्या करता है, वो जो है आई लिसन कर सकता है, वो क्या कर सकता है, आई विजन, आई लिसन, ठीक है, आई वॉक, ये इंटरफेसेस हैं। ये सारे इंटरफेसेस होंगे, इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ क्या लिखा होगा कि चल सकता है। कैसे चल सकता है, जानवर कैसे चलेगा, इंसान कैसे चलेगा, समझ आई बात कि नहीं आई। हर एक का स्टाइल डिफरेंट है। इंसान चलेगा दो टांगों पे, जानवर चलेगा चार टांगों पे। हाँ जी, पर्सन होगा, एनिमल होगा, लेट से हम लोग इस तरह की बात करते हैं। हाँ ठीक है ना, हम कहते हैं पर्सन कैसे करेगा, उनको डिफरेंट इम्प्लीमेंट करेगा। एनिमल जो होगा उसको कैसे कैसे करेगा। एनिमल्स में भी फिर आगे डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, हर एक अपने अपने तरीके से। अब बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। उस स्कोप को सोचोगे तो अब आपको अपने पैराडाइम समझ आता जाएगा कि हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। इज इट क्लियर, ओके और नॉट ओके। मैं बताता हूँ भाई, हम एक काम करते हैं, हमने तस्वीर बनाई थी कहीं पे, ये इस तस्वीर को मैं उधर ले आता हूँ, यहाँ खोलते हैं। नॉट लाइक दिस, इसको मैं कहता हूँ ओपन विथ पेंट, ये पेंट, ठीक है। ये सेविंग है। अब मैं कहता हूँ कि भाई जो मेरे पास ये जो सेविंग है, ये मेरे पास आई ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट, ठीक है, ये इंटरफेस। अगर इसने ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना है, इसको मैं करता ही हूँ कि इसको मैं ना इधर ले जाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक हो गया, आई बल्कि इधर लिख आई ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट। तो इसको मैं
इतना करके इज इट क्लियर कि सेविंग बैंक अकाउंट क्या है, आई ट्रांसफर बैंक अकाउंट है, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट है क्या, बैंक अकाउंट की टाइप है। आप समझ आइए बात, ये क्लियर पिक्चर दे रहा है हमें क्या कर रहा है कि सेविंग बैंक अकाउंट क्या चीज़ है, बैंक अकाउंट है, लेकिन ट्रांसफ़र की फैसिलिटी इसके अंदर एज अ फीचर आ रही है। तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया, क्यों किया, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है एक क्लास एक काम करेगी। तो हमने अलग से एक इंटरफेस बनाया जिसके अंदर सिर्फ वो फीचर था और हमने कहा लो भाई इससे काम। अब इसके अंदर क्या आ गया, व्हाट टू डू, हाउ टू डू कौन लिखेगा, सेविंग अपना लिखेगा, और अगर करंट को करना पड़ा तो करंट अपना लिखेगा। बात क्लियर हुई। मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई, ये मल्टी लेवल नहीं हुई। मल्टी लेवल होती है ना, हाँ यानी कि एक क्लास के अंदर दो क्लासेस के फीचर आ रहे हैं। जी 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 हाँ। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इस वक्त हमारे पास इस जगह पे मैं कहता हूँ टू डू एड योर कोड हेयर, मैं कहता हूँ इस पॉइंट इन टाइम पे हमारे पास कितने बैंक अकाउंट्स अवेलेबल हैं। इस जहां मैंने कर्सर रखा हुआ है, इस कर्सर पे मेरे पास कितने बैंक अकाउंट के ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। वो नहीं नहीं 100 छोड़ दो, यहाँ पे 100 नहीं है, ये क्लास है यार एक बस, ये 100 नहीं, 100 उधर होंगे जहाँ यूज़ हो रहा होगा। यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स है, इस फंक्शन के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। एक को, वो कौन सा होता है, हाँ तो उसको क्या बोलते हैं, उसका रेफरेंस नेम क्या होता है, यानी कि उसको किस नाम से बुलाते हैं, क्लास का जो करंट ऑब्जेक्ट होता है उसे किस नाम से बुलाते हैं। करंट ऑब्जेक्ट को किस नाम से बुलाते हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे होते हैं उसका नाम होता है खास, मैंने नाम बोला था आपको। ये क्या था, बेस तो अपने पेरेंट को बुला रहा है, लेकिन अगर इसने अपने आप को बुलाना हो तो क्या करेगा, देश, ठीक है ना। तो एक तो ऑब्जेक्ट आपके पास है दिस के अंदर, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, बैंक अकाउंट के अंदर, ऐसा ही है। कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, हाँ जी, समझ आई, ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, ठीक है ना। यानी कि एक तो ऑब्जेक्ट वो होगा ना जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ट्रांसफर का मेथड कॉल कर रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। यहाँ पे इसका रेफरेंस ऐड करते हैं, ऐड द रेफरेंस। हम इधर आते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बैंक अकाउंट डॉट यूजिंग मॉडल्स, ठीक है, बैंक अकाउंट इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। और इसको मैं कोड बता देता हूँ, मैं कहता हूँ बैंक अकाउंट कोड है 1234, ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस है लेट्स से 500। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन सिंटेक्स इसका मैं टाइटल दे देता हूँ, टाइटल इज इक्वल टू आस्क होराइजंस, ठीक हो गया। अब मैं अगर ये कहता हूँ ना कि बैंक अकाउंट डॉट ट्रांसफर, ठीक है, क्यों नहीं कर रहा, उस मेथड को कॉल नहीं कर पा रहा। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं, उस मेथड को वो इसलिए नहीं कॉल कर पा रहा, जी मैं बता दूंगा लेकिन सोच के अगर कोई बताए तो। ओके, देखिए अगर मैंने आपको क्या बताया था कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या होता है,
अपने भी मेथड देख सकता है और पेरेंट के भी देख सकता है, लेकिन क्या पेरेंट अपने चाइल्ड के मेथड्स को देख सकता है? लेकिन चाइल्ड का रेफरेंस होल्ड कर सकता है। तो ये ट्रांसफर का मेथड कहाँ पड़ा हुआ है? पेरेंट में तो नहीं पड़ा हुआ। तो इस वक्त कौन एक्सेस कर रहा है? पेरेंट, ऐसा ही है ना? तो पेरेंट के स्कोप में तो ये चीज़ मिलेगी ही नहीं। पेरेंट के स्कोप में ट्रांसफर का मेथड नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसको सेविंग बैंक अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ आई? किसको? बैंक अकाउंट को। मैं कहूँगा बैंक अकाउंट कन्वर्ट करने के कई तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं ये टाइप कास्टिंग कर दूं, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ, ये बैंक अकाउंट है ना, ठीक है। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एज बैंक अकाउंट, एज, सॉरी ये गलत कर रहे हैं ना, ये ठीक था। मैं इसको कहूँगा सेविंग बैंक अकाउंट। ये सेविंग बैंक अकाउंट में कन्वर्ट होगा। किसी भी टाइप को कन्वर्ट करने का यही तरीका होता है, ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है, ठीक है। वो उस टाइप को उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इंटीजर को फ्लोट में, सारा कुछ इसका कन्वर्जन हो सकती है, ठीक है। ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है, लेकिन इसमें ना एरर के आने के चांसेस हैं। अगर ये कन्वर्जन सक्सेसफुल ना हुई ना, तो ये एरर थ्रो कर देगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। हम कहते हैं नहीं यार, एक्सेप्शन तो थ्रो नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्शन से तो बचना है जितना भी बच सके। अच्छा ही है ना, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको इस तरह करने के बजाय हम लोग इसको कहते हैं कि नहीं यार, ये कन्वर्जन ऐसे करने के बजाय एक और तरीका है कन्वर्जन करने का, एज सेविंग बैंक अकाउंट। ये जो एज का कीवर्ड है ना, एज, ये क्या है? कन्वर्जन करने का सेफ तरीका। अगर तो ये कन्वर्जन कर गया सक्सेसफुली, तो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट के ऑब्जेक्ट को सेविंग बैंक अकाउंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। पेरेंट ने चाइल्ड का रेफरेंस होल्ड किया हुआ था, अब मैंने वो मेथड एक्सेस करना था जो चाइल्ड में पड़ा हुआ है। पेरेंट के पास नहीं है स्कोप कि वो एक्सेस कर सके, तो पेरेंट की ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस पड़ा हुआ है पेरेंट के पास, वो चाइल्ड टाइप का पड़ा हुआ है। तो पहले इसको चाइल्ड टाइप में टाइप कास्ट कर दें, ताकि वो हो ही उसी टाइप का, ताकि उसे पता हो कि मैंने उसके चाइल्ड के मेथड्स को कैसे एक्सेस करना है। चाइल्ड के टाइप में जाना पड़ेगा, समझ आई? तो अब उसने क्या किया, उसने कहा पहले कन्वर्जन तो इस तरह हो सकती है, लिखी हमने, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है? इसके अंदर ये है कि हमारे पास इन केस ऑफ फेलियर क्या होगी? एक्सेप्शन विल बी थ्रोन, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। लेकिन हम कहते हैं नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सेफ क्या करेंगे हम लोग तरीका, हम लोग एज का कीवर्ड डालेंगे, एज दिस। अब अगर ये सक्सेसफुल ना कर सका ना, तो ये नल दे देगा। यहां पर क्या आ जाएगा? नल में। रेफरेंस टाइप है तो रेफरेंस टाइप में नल आ सकता है। ये हम पहले तो चाइल्ड जो था पेरेंट को एक्सेस कर रहा था, अब हमें पेरेंट जो है चाइल्ड से उसके स्कोप को एक्सेस करवाने के लिए ये काम किया। चाइल्ड अपने स्कोप को एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं इसको चाइल्ड के स्कोप में लेके जा रहा हूँ, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, चाइल्ड की टाइप में लेकर आ रहा हूँ, टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ इनफेक्ट, ताकि सेविंग बैंक अकाउंट जो है ट्रांसफर के मेथड को पढ़ सके, एक्सेस कर सके। बैंक अकाउंट कभी भी ट्रांसफर के मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका है ही नहीं, उसके स्कोप में ही नहीं आता। सेविंग बैंक अकाउंट ट्रांसफर के मेथड को एक्सेस कर सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार वो जो बैंक अकाउंट के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, चूंकि मुझे पता है कि वो सेविंग बैंक अकाउंट के टाइप का है, तो मैं उसे टाइप कास्ट करवा रहा हूँ नीचे, ताकि तू बैंक अकाउंट के सेविंग बैंक अकाउंट के टाइप का हो जाए। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे सिंपल सा चेक लगाएंगे, इफ
सेविंग बैंक अकाउंट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है, नल का मतलब क्या है, टाइप कास्टिंग सक्सेसफुली हो गई है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ओके सेविंग बैंक अकाउंट डॉट ट्रांसफर, ये देखें ट्रांसफर का मेथड एक्सेस हो गया, ठीक है। अच्छा ये जो ट्रांसफर का मेथड है, इस मेथड को ना मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी, एक तो ये, दूसरा हमें डेसिमल अमाउंट भी तो बतानी पड़ेगी ना, कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, ऐसा ही है ना, कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है ये भी तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है ना। मैंने अगर आपके अकाउंट में पैसे भेजने हैं या आपने मेरे किसी और अकाउंट में भेजने हैं पैसे, तो क्या करेंगे आप, सिर्फ अकाउंट नंबर तो ज़रूरी नहीं है ना, कितने पैसे भेजने ये भी तो ज़रूरी है ना, सिर्फ अकाउंट नंबर जानने से तो पैसे नहीं जाएंगे, या सिर्फ पैसे जानने से तो अकाउंट नंबर में पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब हम कहते हैं ओके, यहाँ पे हम उसको कहते हैं ट्रांसफ़र का मेथड है। अब जब ट्रांसफ़र के मेथड को मैंने कॉल किया, जो बात मैं समझाना चाह रहा था, ये क्या चीज़ है, ये दूसरा बैंक अकाउंट है। अब जब हम इसे कॉल कर रहे हैं तो इधर कौन सा है, सेकंड, ये जो सेविंग बैंक अकाउंट है इसे हम कहेंगे टू बैंक अकाउंट, एग्जाम्पल के तौर पे टू बैंक अकाउंट नाम देते हैं, या फ्रॉम बैंक अकाउंट, ये किस बैंक अकाउंट से जाने, फ्रॉम बैंक अकाउंट डॉट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट और कॉमा अमाउंट। अब बात समझ आई, जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में पैसे भेजना चाह रहा है, फ्रॉम टू, सोर्स डेस्टिनेशन, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बोल रहा था कि इस ट्रांसफ़र के मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक दिस पड़ा है और एक बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है। बैंक अकाउंट के बजाय मैं इसको ये कह देता हूँ कि यार ऐसा करें, इसको ना फ्रॉम बैंक अकाउंट नाम दे देते हैं, सॉरी फ्रॉम नहीं, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नाम से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम नाम ऐसा रखते हैं ये। तो दिस जो है वो क्या चीज़ है, फ्रॉम बैंक अकाउंट, ठीक है, और ये क्या चीज़ है, टू बैंक अकाउंट, क्या चीज़, हाँ मतलब, हाँ नहीं दिस डॉट टू नहीं, अब देखो अब हम पैसे ट्रांसफ़र करने लगे हैं, तो हम सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र होने हैं क्या उस अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, फ्रॉम बैंक अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हैं, ठीक है, अगर पड़े हैं तो ट्रांसफ़र कर दो। तो हम लोग सीधी सी बात करेंगे, हम कहेंगे इफ़ क्या, दिस डॉट, ठीक है, अब दिस से क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ, क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ, इससे पैसे विड्रॉ करवाएं, इसका विड्रॉ का मेथड कॉल करें अमाउंट के ऊपर, अगर ये इसका विड्रॉ सही चल जाता है, ठीक है, तो मैं कहूँगा टू बैंक अकाउंट डॉट डिपॉजिट, क्या चीज़, अमाउंट, बस ये दो लाइनें लिख ली थी हमने, बाकी सारी लॉजिक लिखी हुई है ना पीछे, ठीक है ना। और हम लोग इसको मज़ीद अगर कंडीशनल बनाना चाहते हैं तो इसको वॉइड के बजाय हम लोग बूलियन कर देते हैं, यहाँ भी हम लोग बूलियन कर देते हैं, ठीक है ना। और हम लोग कहते हैं कि चूँकि ये डिपॉजिट हो गया है, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं, ये भी तो है ना, इसको हम लोग कहते हैं रिटर्न, ठीक है, वरना रिटर्न फॉल्स। ये बात समझ में आई है, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जो बैंक अकाउंट है ना, यानी कि मैंने अगर आपके अकाउंट में पैसे भेजने हैं ना, तो सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं भी कि नहीं, ये तो नहीं ना कि मैं अपने अकाउंट में लॉगिन होऊंगा बैंक में, कहूँगा जी 10 लाख रुपए ना फलां के अकाउंट में भेज दो, वो सबसे पहले चेक करेगा कि भाई क्या मेरे अकाउंट में 10 लाख हैं, वो कहेगा हाँ जी आपके अकाउंट में 10 लाख हैं, विड्रॉ के मेथड के अंदर ये फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, गॉट दैट और नॉट। तो विड्रॉ का मेथड चेक करेगा, अगर तो वो ठीक है लिखी हुई, यहाँ अगर मैं
F12 करूँ तो विड्रॉ का मेथड मुझे मिल जाता है। ये बेस डॉट विड्रॉ, ये F12, ये बेस का विड्रॉ है। ये चेक करेगा कि क्या आया है, अगर है तो बैलेंस से उतने पैसे काट देगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, अगर वो कहता है कि हाँ जी ये सारा कुछ हो गया, ये विड्रॉ का मेथड चल गया, तो क्या करेगा वो? दूसरे बैंक अकाउंट में जाएगा और वहाँ पे पैसे जमा करवाएगा, डिपॉजिट करवा देगा। मेरे अकाउंट से निकालेगा और आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। ये फ्रॉम और टू वाली कहानी जानना बड़ा ज़रूरी है। इज इट क्लियर और नॉट? मसलन कहाँ फंस गए हो? क्या टाइप कास्टिंग मसला? देखो मेरे पास डाटा कहाँ पड़ा हुआ है? बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट में रेफरेंस पड़ा हुआ है सर, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। किसका? सेविंग बैंक अकाउंट का। ये जो मेथड पड़ा हुआ है ट्रांसफर का, ये किसके अंदर है? इंटरफेस में तो सिर्फ डिक्लेरेशन है ना, डेफिनेशन का है सेविंग में। तो एक्सेस कौन कर सकता है? कौन कौन एक्सेस कर सकता है इस ट्रांसफर के मेथड को? सेविंग कर सकता है या सेविंग की डिराइव क्लासेस कर सकती हैं, अगर प्रोटेक्टेड हुआ तो। क्या सेविंग बैंक अकाउंट की पेरेंट क्लास कर सकती है? नहीं कर सकती। ऐसे ही है ना। तो अगर अच्छा, लेकिन मैंने इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जब अपना काम कर रहा था तो मैंने जो रेफरेंस था ना बैंक अकाउंट का, ठीक है, वो कहाँ रखा हुआ था? सेविंग बैंक अकाउंट का रेफरेंस कहाँ रखा हुआ था? ड्यू टू पॉलीमॉर्फिज्म मैंने उसको बैंक अकाउंट की क्लास के अंदर रखा हुआ था। ऐसा ही है। लेकिन जब मैं उसको एक्सेस करने के लिए गया, मैंने कहा जी बैंक अकाउंट डॉट, उसने कहा नहीं भाई मेरे पास तो मेथड ही नहीं है। ये देखें, मैंने यूं ही कहा बैंक अकाउंट डॉट ट्रांसफ़र, वो कहेगा नहीं भाई है ही नहीं, कहाँ से ट्रांसफ़र? हम कहेंगे है, ये क्या बात हुई? ठीक है, वो कह रहा ट्रांसफ़र का मेथड है ही नहीं। ठीक है, हम कह रहे हैं अच्छा यार नहीं है तो क्या करें? वो कह रहा है भाई मेरे स्कोप में तो मुझे ट्रांसफ़र का मेथड नज़र नहीं आ रहा। अब हमें बात समझ में आ गई कि चूंकि ये है तो सेविंग अकाउंट, लेकिन इसका रेफरेंस कहाँ पड़ा हुआ है? बैंक अकाउंट के टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो बैंक अकाउंट के लिए चीज़ एक्सेसिबल ही नहीं है। तो पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को टाइप कास्ट करेंगे किस में? सेविंग में लाएंगे तो वो ट्रांसफ़र में जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? सो सिंपल। ये पॉलीमॉर्फिज्म है सारी, ये जो कहानी चल रही है ना, लस्सी बनी हुई है, ये सारी पॉलीमॉर्फिज्म है। ओके, ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, इज इट ओके? आगे चलें। चलो आगे हम आते हैं। हम कहते हैं कि भाई बात ये है कि मेरे पास ना, एग्जाम्पल के तौर पे, कंपैरिजन, मैं क्लास बनाता हूँ और इसको SVM कह के इन कर देता हूँ, और प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाके स्टार्टअप ऑब्जेक्ट इसको दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा मैं अपना काम कर सकूँ। हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल इंटरफेसेस भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब कुछ ऐसे इंटरफेसेस जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हुए हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने, अब ये जो मैंने एस पढ़ा था, सॉलिड, सॉलिड का एस पढ़ा था ना, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। ओ, ओ का क्या मतलब है? दिस इज OCP। ओ का क्या मतलब है? OCP। OCP का मतलब है ओपन फॉर एक्सटेंसिबिलिटी बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ओपन फॉर एक्सटेंसिबिलिटी but close for modifications. O for open for extensibility, C is the close for modification, and P is the principal. OC, in fact, this is an OC principle. Open for extensibility and close for modification. अच्छा, अब क्या होगा? देखो
इस प्रिंसिपल ने ये कहा है कि आप एक्सटेंसिबिलिटी जितनी मर्जी ले आए, लेकिन मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए चीज़ों के अंदर। मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि मैंने जो बेस डेफिनेशन ट्रांसफ़र की दे दी है, इस सिग्नेचर को कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर अपनी जितनी मर्जी इम्प्लीमेंटेशन देता रहे। इसके अंदर बेशक बैठ के मेले करता रहे, एसएमएस करता रहे, हमें उससे परवाह नहीं है। हमें परवाह किस चीज़ से है कि ये मेथड मॉडिफाई, इसका सिग्नेचर मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा इस किस्म की कोडिंग कर दे कि ये जो सिग्नेचर है ये मॉडिफाई हो जाए, इट्स रियली नॉट गुड। सिग्नेचर का क्या, सिग्नेचर का मतलब मेथड का सिग्नेचर क्या होता है, समझ आई बात? सही है। अच्छा ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब जो मैं जिस चीज़ की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ कि लेट्स से मेरे पास मैं कहता हूँ कि सेविंग बैंक अकाउंट की एक एरे पड़ी हुई है, बैंक अकाउंट्स न्यू ऑफ, ठीक है, और नॉट सेविंग बैंक अकाउंट्स, वी शुड से दैट इज बैंक अकाउंट, ताकि इसमें दोनों बैंक अकाउंट्स मैनेज हो जाए, ठीक है। न्यू ऑफ बैंक अकाउंट, और मैं कहता हूँ दैट्स 100, ठीक है। अच्छा, मैं अब इसको कहता हूँ एरे डॉट सॉर्ट, और मैं इसको कहता हूँ कि बैंक अकाउंट्स। ये मैं वहीं पे कहानी ले आया जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर या दूसरे लेक्चर में एरे की सॉर्टिंग की थी। जब मैंने आपको वो काम करवाए थे, उसके बाद मैंने जब कस्टम ऑब्जेक्ट उसके अंदर रखा था, मैंने कहा आप सॉर्टिंग करो, तो आपने को ने कहा था कि हाँ जी ये सॉर्टिंग कैसे होगी, ठीक है। अब हम सॉर्टिंग करके, अब अगर इसको मैं सॉर्ट करूं तो ये सॉर्टिंग इनफेक्ट नहीं करेगा। ये समझ लें कि इसके अंदर 100 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, सब कुछ वो काम चल रहा है जो हमने किया था। लेकिन अब मैं अगर इसको जब सारा डाटा डालने के बाद इसको जब कहूँगा कि सॉर्टिंग करो, तो ये सॉर्टिंग नहीं करेगा। इनफैक्ट क्या करेगा, ये जब भी सॉर्ट का मेथड कॉल करता है ना, तो बिहाइंड द सीन ये एक मेथड देखता है। क्या देखता है? एक मेथड देखता है। उस मेथड का नाम होता है कंपेयर टू। क्या होता है? क्यों? क्योंकि जितनी भी क्लासेस जो कि इस मेथड को इम्प्लीमेंट करती हैं, ये कहता है कि मैं उनके अंदर ये मेथड ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक इंटरफेस है आई कंपेरर का, ठीक है, आई कंपेरेबल का, सॉरी आई कंपेरेबल का। वो कहता है ये आई कंपेरेबल का इंटरफेस इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ होना चाहिए, तो मैं वो वाला मेथड देख लूँगा, ठीक है ना। अब ये कहता है कि यार मेरे पास इंटीजर के अंदर मैंने ये इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, यानी कि इंटीजर हो गया, जो भी हो गया, उसकी एरे के अंदर मेरे पास कंपैरिजन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उन क्लासेज या उन ऑब्जेक्ट्स के यानी कि जो बनाए हुए हैं, बेस स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, उनके अंदर आई कंपेरेबल का इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ है। बात समझ आई? अब जब हम लोग कहते हैं कि यार मेरे बैंक अकाउंट की एरे को सॉर्ट कर, तो वो कहता है बैंक अकाउंट के ऑब्जेक्ट को मैं सॉर्ट कैसे करूं? आपने तो इसके अंदर आई कंपेरेबल का इंटरफेस ही इंप्लीमेंट नहीं किया। इज इट सो? ठीक है, हम कहते हैं ओके नो इशू, आप ऐसा करो, यहां पे मैं कहता हूं आई कंपेरेबल और कंट्रोल डॉट इंप्लीमेंट द इंटरफेस, ठीक है। तो वी गॉट अ डेफिनेशन फॉर दिस, वी गॉट अ डेफिनेशन फॉर दिस वन। अगेन मैं अब यहाँ पे आपसे फिर पूछूंगा, बताइए यहाँ पे मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं बैंक अकाउंट के? एक तो पैरामीटर में आ रहा है ऑब्जेक्ट के थ्रू, दूसरा दिस में, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पैरामीटर में आ रहा है और एक दिस में पड़ा हुआ है। इज इट सो? अच्छा, अब इसने ऑब्जेक्ट क्यों भेजा है? ये जो आई कंपेरेबल का इंटरफेस है ना, ये बेस टाइप को इम्प्लीमेंट करता है ऑब्जेक्ट को। हर टाइप, मैंने बताया था ना, हर टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट की क्लास से इनहेरिट हो रही है। बेस टाइप के ऑब्जेक्ट, तो इसने ऑब्जेक्ट में डाल दिया, उसने कहा जो भी डाटा होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले वो जो डाटा आया है उसको हमने बैंक अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। हम कहेंगे OBJ एज बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टाइप पास कर लिया।
मैं एक्सेप्शन वाली चीज़ों को कोई हैंडल नहीं करता, मैं सीधा सीधा वो केस लिखता हूँ। मैंने अब कंपैरिजन करवाना है, क्या करना है? अच्छा, दो बैंक अकाउंट्स को कैसे कंपेयर करवाऊंगा? उनके अकाउंट टाइटल पे या अकाउंट कोड पे या अकाउंट क्रिएशन डेट पे कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा ना। मैं कहूँगा ये अकाउंट उससे बड़ा है या छोटा है, क्या करूँगा? सॉर्टिंग कैसे कराऊंगा? मैं कहता हूँ कि चलें यार उनके अकाउंट कोड पे कंपैरिजन कराते हैं। तो मैं कहता हूँ कि चलो यार हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं इफ़ दिस डॉट कोड, ठीक है, डबल इक्वल टू क्या चीज़? बैंक अकाउंट डॉट कोड। अगर ये इक्वल है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि रिटर्न 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं एल्स इफ क्या? दिस डॉट कोड, ठीक है। अब मैं एक कंपैरिजन करवा रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ ये स्ट्रिंग टाइप पे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंपैरिजन इस तरह लिखने के बजाय बेहतर नहीं है कि अगर मेरे पास कोई बना बनाया फंक्शन हो जो कि दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता हो? स्ट्रिंग की क्लास के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने वो मेथड्स बनाए हुए हैं। तो हम कहते हैं कि चलो भाई एक काम करते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग डॉट कंपेयर का मेथड बना हुआ है, इसको दो स्ट्रिंग्स पास करनी होती है, ठीक है। एक होगी दिस डॉट कोड और एक होगी बैंक अकाउंट डॉट कोड, ठीक है। ये क्या रिटर्न करता है? ये वही रिटर्न करता है 1 -1 और 0। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन करूँ, यानी कि मजीद कोई और कंडीशन लगाऊं, मैं इसी चीज़ को रिटर्न करवा देता हूँ। क्या ख्याल है? अगर तो ये दोनों इक्वल हुए तो ये 0 रिटर्न करता है। अगर पहली वैल्यू यानी कि ये दिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम कह रहा है कि अगर दिस ना भी लिखें तो मुझे पता है कोड क्या है, ये मैंने दिस सिर्फ आपके लिए लिखा है, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कोड कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए बहुत आपसे, ठीक हो गया ना। यहाँ पे बल्कि हम लोग इसके ऊपर कमेंट लिख भी देते हैं, सेम स्टेटमेंट्स, ओके। अब ये क्या करेगा? अगर इसकी डेफिनेशन देखनी है तो F12 करें, डेफिनेशन में चले जाएंगे आप, इसकी डेफिनेशन की यहाँ से एक्सपेंड करें, ये आपको पता चल जाएगा। कंपेयर द टू स्पेसिफाइड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। स्ट्रिंग ए क्या होती है? पहली स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग बी क्या है? दूसरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो दो पैरामीटर ले रहे हैं, स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी। अगर स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी दोनों बराबर हैं तो ये 0 रिटर्न कर देता है। क्या करता है? 0 रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी से बड़ी है तो ग्रेटर देन 1 रिटर्न करता है, सही है। और यानी कि 1 रिटर्न करता है, ग्रेटर देन 1 नहीं, 1 रिटर्न करता है। हाँ, अगर पहली स्ट्रिंग स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी से बड़ी है तो ये 1 रिटर्न करता है, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, ग्रेटर देन 0 रिटर्न करता है, सही है। और अगर पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से छोटी है तो लेस देन 0 रिटर्न करता है, -1। इज इट सो? क्लियर है? अच्छा, अगेन अगली हम कहानी करते हैं। हम कहते हैं भाई इन दोनों का कंपैरिजन करना है, लेकिन कंपैरिजन के अंदर हम एक और कहानी डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं यार हो सकता है जो अकाउंट कोड है ना, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठा है ना, वो अब इस टेंशन में क्यों पड़े कि अकाउंट के अंदर अगर कोई करेक्टर्स आ रहे हैं ABCD तो उनको बड़ा डाले या छोटा डाले। हम कहते नहीं है, ये जो सर्चिंग है ना ये केस इनसेंसिटिव होनी चाहिए, केस सेंसिटिव सर्च नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास होता है, ये देखिए इग्नोर केस। इग्नोर केस का मतलब क्या है कि क्या मैं केस सेंसिटिव इग्नोर कर दूं? हम कहते हैं ट्रू, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, दैट्स इट। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं कहूँ ना कि इनको सॉर्ट करके दो ने मुझे, वो कहेगा लाइरी है करके देना। हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं छोटी सी। हम कहते हैं कि ये कंपैरिजन है ना, यहाँ पे हम 2 की अरे लेते हैं, 2 की, ठीक है।
हम कहते हैं कि बैंक अकाउंट्स ऑफ 0 को ये असाइन कर दो और बैंक अकाउंट्स ऑफ 1 को ये असाइन कर दो। ठीक है, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ कि आस्क 8965 लेट से। ठीक है, और ये अकाउंट जो है वो आस्क ये है। सही है। और मैं यहाँ पे आके इनकी सॉर्टिंग से पहले और सॉर्टिंग के बाद दोनों चीज़ों को डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि फॉर ईच का लूप लगा लो या फॉर का लूप लगा लो, एक ही बात है। फॉर ईच का लूप सॉरी मैंने पढ़ाया नहीं, तो ये आई भी ना कीजिएगा लेंथ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल राइट लाइन। ठीक है, और मैं यहाँ पे से कह देता हूँ कि दैट्स बैंक अकाउंट्स ऑफ आई। जाहिर है कंसोल राइट लाइन उसे आउटपुट करवा देगी ना, मैंने लास्ट टाइम ओवर राइट किया था ना टू स्ट्रिंग का मेथड। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कंसोल राइट लाइन, और इसको मैं कह देता हूँ बिफोर या एट स्टार्ट स्टार्टअप क्या हुआ। ठीक है, और मैं कहूँगा आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। क्या कहता है जी, कोई बात नहीं, ये हमने जज्बात में आके एक चीज़ गलत कर दी। एरर बड़ी अच्छी चीज़ होती है काम सीखने के लिए। देखें जी, क्या किया इसने, पहले ये अकाउंट शो किया 8965 और ये यानी बिफोर सॉर्टिंग। ठीक है, और सॉर्टिंग के बाद क्या शो किया 1 2 3 4 को ऊपर ले। कुछ समझ आई बात की। अब देखिए आप लोगों के लिए कितना आसान है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, मैनेज करना। गॉट दैट और नॉट। ठीक है, इंशाल्लाह इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग कल इम्प्लीमेंट करेंगे। इंटरफेसेस को हम कल मज़ीद आगे लेके चलेंगे। कोई प्रॉब्लम कोई इशू है तो ओके, वी आर गुड टू स्टॉप।